हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे कि आज सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, किस नदी के किनारे वो स्थित है, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले, कौन उसके साक्ष्य पे काम किया। चलिए, वो तो कल की बात है, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप आज मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप पहले सिंधु घाटी सभ्यता क्लास 1 देखिए, जो मैंने कल पहले ही पढ़ा चुका है। उसके बाद आप देखिए ये, उसके तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता में के 5 प्रमुख स्थल है। वैसे तो 7 है, लेकिन प्रमुख 5 है। पहला हड़प्पा है, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चहुंदड़ो, चौथा धौलावीरा और पाँचवा लोथा। और 5 प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। तो सबसे पहले चलिए हम हड़प्पा से शुरू करते हैं, बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। तो हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने किया था सन 1921 ईस्वी में। दयाराम साहनी ने जॉन्स मार्शल के नेतृत्व में किया था 1921 ईस्वी में। और जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे स्थित है और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। जो हड़प्पा से साक्ष्य मिले हैं उसमें सबसे पहले सबको दफनाना था, और सबको दफनाने जो सबको दफनाया गया उसको 837 नाम दिया गया। और जो 837 था इसे कब्रिस्तान कहा गया। जो सबको कब्रिस्तान में दफनाया जाता था उस कब्रिस्तान को 837 नाम दिया गया। और हड़प्पा से कपास की खेती के साक्ष्य मिले, कपास की खेती के साक्ष्य मिले, सुरक्षा दुर्ग का साक्ष्य मिले। और जो सुरक्षा दुर्ग मिला उसे माउंट एबी कहा गया, जिसकी खोज व्हीलर ने किया था, जो एक प्रमुख इतिहासकार थे। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था, जो जॉन मार्शल के नेतृत्व में काम करते थे। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में शव दफनाने के साक्ष्य मिले थे, जिसे 837 कहा गया। हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती की जाती थी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो हड़प्पा सभ्यता से। सुरक्षा दुर्ग यहीं से मिला, जिसे माउंट एबी कहा गया, जिसकी खोज व्हीलर ने किया था, जो एक प्रमुख इतिहासकार है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग अगली स्लाइड की में मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी प्रमुख स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो की खोज राघव दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। और मोहनजोदड़ो की खोज राघव दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और उसकी भाषा कैसी है, तो सिंधी। कौन सी भाषा है, सिंधी। और कौन नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। जो मोहनजोदड़ो के से साक्ष्य मिले उसमें विशाल अन्नागढ़ था, जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागढ़ है।
जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। यह क्वेश्चन बनता है। और क्या हुआ, जो जहाँ मोहनजोदड़ो के लोग नहाते थे उसे विशाल स्नानघर कहा गया। तो विशाल स्नानघर कहाँ मिल गया, तो मोहनजोदड़ो में मिले स्वास्तिक चिन्ह, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जो हम लोग दीवार पे लगाते हैं, वो भी इसके भी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही मिले, जो सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख स्थल है। और सिंधु घाटी सभ्यता में एक नृत्य करती हुई लड़की का एक स्टैचू प्राप्त हुआ, जो द्रविड़ मोम से बनी हुई थी, कांच और टिन की। नृत्य करती हुई लड़की का साक्ष्य प्राप्त हुआ, जो द्रविड़ मोम से बनी थी। और वो कौन से पदार्थ की बनी थी, तांबा प्लस टिन की। तो आप लोग जैसा देख पा रहे होंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बहुत चीज़ें समान थी। तो एक व्यक्ति थे अष्टोबर पिगंट, उन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता दोनों जुड़वा राजधानी है। तो यह क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा, तो अष्टोबर पिगंट ने। तो मैंने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं अगली टॉपिक चौंद्रो की ओर। तो इसे अगले स्लाइड में देखते हैं। हम लोगों ने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो और तीसरा चौंद्रो। अच्छा, वही टॉपिक हम लोग तीसरे टॉपिक की ओर चलते हैं और देखते हैं। जो तीसरा टॉपिक था वो चौंद्रो है, जिसकी खोज एन मजदूराम ने की 1934 में। कहीं 1934 मिलता है, कहीं 1931 मिलता है, लेकिन एसएससी ने 1934 को ही माना है। चौंद्रो की खोज एन मजदूराम ने किया था, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और चौंद्रो से जो साक्ष्य मिले हैं, मनक्का के कारखाने, जो हम लोग प्रसाद आहार में डालकर खाते हैं, जो वाइट कलर का होता है, जो उसके कारखाने थे वो चौंद्रो से ही मिले थे। और मेकअप के सामान, तो इसमें बताने की ज़रूरत है ही नहीं, मेकअप क्या होता है आप लोग को पता ही होगा। जो लड़की लिपस्टिक और मेकअप लगाती है, उसके साक्ष्य चौंद्रो से ही मिले हैं। तो आप लोग लड़की से ज़रूर ये क्वेश्चन पूछिएगा, अगर किसी की कोई भी हो, जैसे बहन या कोई भी हो, उसे पूछिएगा जो आप मेकअप लगाती है, इसका कोई इतिहास पता है। अगर उसे इतिहास नहीं पता हो तो ज़रूर इस वीडियो को दिखाइएगा। तो मेकअप का साक्ष्य चौंद्रो से ही मिला है। और चौंद्रो एकमात्र ऐसा नगर था जिसके किले की घेरेबंदी नहीं की गई थी, मतलब इसके कोई भी घेरेबंदी नहीं की गई थी इसके राज्य की। तो चौंद्रो से क्या क्या साक्ष्य मिला मेकअप का, और ऐसे एकमात्र नगरी थी जिसकी किले की घेरेबंदी नहीं की गई थी और सिंधु नदी के किनारे थी। 3 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं चौथे टॉपिक की ओर, जिसको धौलावीरा। तो धौलावीरा की खोज आर्य वशिष्ठ ने की थी 1967 में। तो कहीं 1967 मिलता है, कहीं 1968, ऐसे तो 1967 याद रखिएगा। तो धौलावीरा की खोज आर्य वशिष्ठ ने की थी, जिनका पूरा नाम रविंद्र सिंह वशिष्ठ है। रविंद्र सिंह वशिष्ठ है। तो धौलावीरा की खोज रविंद्र सिंह वशिष्ठ ने की थी 1967 ईस्वी में। और यह नूदी नदी के किनारे है, जो गुजरात में पड़ता है। और जल प्रबंधन की व्यवस्था जो मिली थी वो धौलावीरा से ही मिली थी। जल प्रबंधन की व्यवस्था धौलावीरा से मिली थी। स्टेडियम के साक्ष्य भी धौलावीरा से मिले थे, जो विराट कोहली और रोहित शर्मा जिसमें खेलते हैं स्टेडियम में। ये खेल बहुत पुराना है और इसके साक्ष्य बहुत पहले ही, मतलब चौंद्रो धौलावीरा से ही मतलब यह खेल खेलते आ रहा है। तो स्टेडियम के साक्ष्य धौलावीरा से ही मिले थे।
हर गली और मोहल्लों में क्रिकेट के दीवाने मिलते हैं और उसमें से हम भी हैं। और एक तो मात्र ऐसा नगर था जिसे 3 भागों में बांटा गया था। चौंद्रो जो था वो 3 भागों में नहीं बांटा गया था, वो बिना उसमें कोई प्रकार की विभाजिता नहीं की गई थी, वह बिना किले के एकमात्र नगर था। और जो धौलावीरा है उसे 3 भागों में विभक्त किया गया था, मतलब ऐसा कोई भी राज्य नहीं था जिसे 3 भागों में विभक्त किया गया था। तो हम लोगों ने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो हम लोगों ने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिया और हम लोग अब अंतिम प्रमुख स्थल की ओर चलते हैं। जो अंतिम प्रमुख स्थल लोथल है। हम लोगों ने सबसे पहले हड़प्पा पढ़ लिया, मोहनजोदड़ो पढ़ लिया, चौंद्रो पढ़ लिया, धौलावीरा पढ़ लिया और हम लोग अंतिम लोथल पढ़ते हैं। ऐसे तो 7 है लेकिन जो उसमें प्रमुख है वो 5 ही है। और 5 ही टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग लोथल की ओर चलते हैं। जो लोथल है वो एक बंदरगाह है जो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। लोथल एक बंदरगाह है जो गुजरात में पड़ता है, जिसकी खोज एस.आर. राव ने की थी। रावा लिखा गया, एस.आर. राव ने की थी। और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसको मैंने पहले वीडियो में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो वर्णन किया था, उसमें मैंने लोथल को गोवा नदी के किनारे बता दिया था। वो मेरी गलती थी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो लोथल था वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल से जो साक्ष्य मिले हैं, चक्की के साक्ष्य मिले, जो जिससे अनाज और चावल को पीसा जाता है, वहाँ से चक्की के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के हड्डी के साक्ष्य मिले हैं और चावल के छिलके के साक्ष्य मिले, जिसे हम लोग आम भाषा में भूसी कहते हैं। जब अनाज को पीसा गया, चक्की की खोज हुई तो उसकी भूसी भी तो निकलेगी। उस भूसी का जो साक्ष्य मिला वो भी लोथल से ही मिला। शतरंज खेलने के साक्ष्य भी यहीं से मिले। 3 युग समाधि भी यहीं से मिले। जो 3 युग समाधि है, इसमें तीनों लोगों को एक साथ दफना दिया जाता था। एक साथ दफनाना। जो 3 युग समाधि थी, इसमें 3 लोगों को एक साथ ही दफना दिया जाता था। 3 लोगों को एक साथ ही दफना दिया जाता था। तो हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा विस्तृत रूप से 2 वीडियो में ख़त्म कर दिया है और यह टॉपिक समाप्त हो गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता इतना इनफ है, मतलब कोई भी एग्ज़ाम के लिए। अब हम लोग प्राचीन भारत की अगली टॉपिक वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। वो भी लगभग एक क्लास में ही आ जाएगा। तो सिंधु की सभ्यता इतना ही काफ़ी है। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, पहले वो वीडियो 1 को देखें, उसके बाद उन्हें ये पूरी तरह से समझ आएगा। तो आपको हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल था 2500 से 1750 तक था। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि 2500 से 1750 तक उल्टा में सब मतलब कैसे हो गया। तो ये ईसा पूर्व जो ईसा पूर्व है वो उल्टी चलता है। जैसे हम लोग 2024 से 25 की ओर चलते हैं, तो जो ईसा पूर्व पहले था वो उल्टी चलता था, 25 से 24 की ओर, 24 से 23 की ओर। तो वो लोग 2500 में शुरू हुआ और 1750 तक चला, लगभग 5-3-800 साल के आसपास। तो हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पूरी विस्तृत रूप से पढ़ लिया। तो इसी बात पे हम आपको एक शायरी सुनाना चाहते हैं। जब संघर्ष ना हो जीवन में तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े पहाड़ थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ और अगले दिन वैदिक सभ्यता को पढ़ाऊँगा। जय हिंद।